हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 वाला था, इसका CBT 1 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें हम लोग देखेंगे जीके, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसका फुल सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, ये मैंने एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं लिया है, पूरा के पूरा 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का लिया है, शिफ्ट 1 का। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। ओके, चलिए करते हैं। कहता है एक आंकड़े के 17 अवलोकनों का योग इतना है, यदि आंकड़ों का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, माध्य बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को तो फार्मूला पता ही होगा कि माध्य बराबर जो होती है तो पूरा का पूरा ही गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। माध्य बराबर, फिर से आज मैंने बोर्ड नया परचेस किया है, जो कि थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर कुछ दिनों में ओके हो जाएगा। तो कहता है माध्य बराबर क्या होता है, आप लोगों को तो पता होनी चाहिए। माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, योग अपॉन दी गई कुल संख्या का योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या यानी कितनी संख्या है। ओके, तो हमें माध्य का मान x दिया है, माध्य का मान x दिया है। ओके, और योग दिया है 496 प्लस x। ओके, तो सभी आंकड़ों का माध्य पूछ रहा है, तो कितने अवलोकन दिए हैं 17, यानी कितने आंकड़े का नंबर जो दिया हुआ है वो कितने हैं 17। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर है। जैसे यहाँ पर देखिए 17x बराबर क्या हो जाएगा 496 प्लस x। तो x को इधर लेते आइए, x को यहाँ लेकर आइए, देखिए क्या होता है। तो 17x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 496। तो यहाँ से 16x बराबर 496, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 16 से ये कटाइए, 16 3 48, 16 का 16 31। तो x का मान कितना हो जाएगा 31। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ओके, कहता यदि एक संख्या इतना है, इसको 3 से विभाज्य है, यानी वो 3 से विभाज्य है, जहां x एक अंक है, तो x के सभी मानों का योग क्या हो सकता है। तो आप लोगों को 3 से तो भाग देने का रूल पता होनी चाहिए कि 3 से हम कैसे भाग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4x 3 1 5, 3 से भाग लगाने का मतलब होता है कि सभी संख्याओं के योग में 3 से भाग लग जाए। या तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं, उदाहरण लेते हैं 336, क्या ये 3 से भाग लगेंगे? या तो आप भाग पूरा दीजिएगा तभी पता कीजिएगा हाँ ये 3 से भाग लग सकता, या तो दूसरा कंडीशन कि इन सबको जोड़ दीजिए और फिर 3 से भाग लगा दीजिए, अगर शेष 0 बच जाए तो फिर कहिएगा कि हाँ ये 3 से विभाज्य है। या फिर एक अलग कंडीशन है, देखिए 3 से भाग लगाने का मतलब कि जितने भी 3 देख रहे हैं या 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसे काट दीजिए। ये 3 ये 3 ये 3, ये भी 3 से कट जाएंगे तो बच गया 0, है कि नहीं, पूरी तरह से कट गया। तो यही टर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। या तो जैसे मेरा कहने का मतलब देखिए, क्या ये 3 से विभाज्य है, बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि हाँ 3 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे कि हम इसको 3 से भाग, तो या तो भाग दीजिएगा या तो सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 में 3 से भाग लग सकते हैं, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लग सकती है। या तो ऐसे कीजिए कि एक 3 तो गायब, क्योंकि इस 3 को कटा दीजिए,
फिर 2 1 3, ये दोनों मिलकर 3 का, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब भाग देने का मतलब है या तो सभी को जोड़कर भाग दे दीजिए या तो अलग अलग जो 3 का मल्टीपल में जितने भी नंबर है उसको हटा दीजिए। अगर शेषफल 0 आ गया तो समझिए कि 3 से भाग लग जाता है, तो ये रूल होता है। तो सेम यहाँ पर कंडीशन लगाएं, ये 3 देखिए भाग लगाने का मतलब ये 3 तो कट जाएगा, 5 1 6 ये भी कट जाएगा 3 से, बचा 4। तो या तो यहाँ पर 2 रख दें तो 6 बन जाएगा, है कि नहीं। तो x का मान जो है एक तो 2 आ रहा है, 6 में 3 से भाग लग सकती है कि नहीं, लग जाएगा। या फिर यहाँ पर आप 5 रख सकते हैं, इस 2 को नहीं रख के 5 रख सकते हैं। 5 4 9, 9 में 3 से भाग लगती है कि नहीं, तो हाँ लगती है, तो इसका मतलब 5 भी हो सकती है। या फिर इस 5 को ना रख कर आप यहाँ पर 8 रख सकते हैं, x के जगह क्या रख सकते हैं 8, 8 4 12, क्या 12 में 3 से भाग लगेगी, बिल्कुल लगेगी। इसका मतलब 8 भी हो सकता है x का मान। और कोई है क्या, एक अंक की कोई संख्या ऐसी है जो कि यहाँ पे x यहाँ बोल रहा है 1 अंक है, तो 1 अंक की और कोई संख्या अगर 9 यहाँ पर रखते हैं तो 9 4 13, 13 में 3 से भाग नहीं लगेगा। और कोई दूसरा संख्या रखिएगा तो उससे में भाग नहीं लगेगा। तो 1 अंक का यही 3 संख्या पॉसिबल है, 2 5 और 8 ये। तो इसलिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे सभी मानों का योग क्या होगा, यानी x के इतने मान हैं, इन सभी का योग क्या होगा। तो 5 2 7 और 8 15, ये आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बशर्ते समझने वाले होने चाहिए, है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 17 है। कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य का 17 नहीं, कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें। 1 पूर्णांक कुछ यहाँ पर ऐसे ही था, थोड़ा मिस हो गया लिखने में। 1/3/4 या नहीं 1/1/4 था। क्रय मूल्य का 1 यहाँ पर कर लीजिएगा राइट, कि यहाँ पर जो होगा माउस इधर जा, देखिए यहाँ पर आपको कर लेना 1/1/4, ये 17 ना होकर 1/1/4 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या करें, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/1/4, इसको अगर सोल्व करें तो कितना होगा, 4 1 4, 5/4, यही तो होगा, है कि नहीं। इसको अगर सोल्व करें तो ये टाइपिंग एरर था, हमने क्वेश्चन को देखा हुआ था क्योंकि हमने टाइपिंग करने किसी और को दिया था, तो जो कि हो सकता है मिस्टेक हो जाए, हालांकि पीडीएफ हम ही दिए थे उसको। तो 5/4। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 5/4 है। क्रय मूल्य को नीचे लेते आइए, तो ऐसे विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख सकते हैं, शॉर्ट बस हम सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। तो एसपी अपॉन सीपी, यही ना। इधर क्या बच गया, 5/4 यही बचा। तो अब बताइए सीपी आपका 4 है और एसपी 5 है, तो फायदा कितना, यानी खरीदे हुए हैं 4 यूनिट में और बेच रहे हैं 5 यूनिट में, कितने यूनिट का फायदा हो रहा है, 1 यूनिट पर। कितने पर, तो 4 पर। और प्रतिशत प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा
25%। कितना हो जाएगा? 25%। ओके। हालांकि यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना, अगर हम इस फॉर्मूला पर बैठाएं, लाभ कितने का हो रहा है? 4 में खरीदा है और 5 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का? 1 का, है कि नहीं? गुना 100 अपन क्रय मूल्य यानी सीपी कितना? 4, बस भाग लगाइए, कितना आया? 25%। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 25%। ओके दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में। मैं पहले पीडीएफ से ही करा देता था, लेकिन पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि चलिए आप लोगों ने कहा कि नहीं वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज किया जाए, तो मैंने कोशिश किया है। अब देखता हूँ इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ती है, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ती है तो आयतन 988 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन की प्रत्येक भुजा की वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर मान लीजिए, मैं इसका 2 तरीका बताऊँ। मान लीजिए कि वास्तविक भुजा जो होगा घन की, वास्तविक भुजा को x मान लीजिए, बाद में उसने जो बढ़ाया उस तो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, बाद में जो भुजा कर दिया बढ़ा हुआ वह भुजा कितना हो जाएगा? x+4। या तो ऐसे कंडीशन में मान सकते हैं, है कि नहीं? तो आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यू, है कि नहीं? घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ओके, यही होता है ना? तो यहाँ पर लगाइए, तो ये भी भुजा है और ये पहले वाला भुजा हमने मान लिया इतना सेंटीमीटर और ये इतना सेंटीमीटर। तो अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चल सकते हैं कि जब भुजा बढ़ा दिया तो इसका आयतन क्या बनेगा? x+4 का क्यूब, और इन दोनों का अंतर यानी बढ़ा हुआ होने का मतलब क्या है? पहले वाले का आयतन और अभी वाले का आयतन, बाद वाले का आयतन का जो अंतर है वह इतना है, यानी -x का क्यूब बराबर जो है 988 दिया है। आप या तो इसको सोल्व कीजिए या तो आप हमारे तरीके को यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि ऑप्शन को उठा लीजिए, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन इसमें आपको एक क्वेश्चन निकालना पड़ जाएगा, द्विघात समीकरण निकालना पड़ जाएगा। इसलिए मैं ये द्विघात समीकरण से बचने के लिए बता रहा हूँ। या तो आप भुजा को मान लीजिए, जैसे हम भुजा को 8 मान लिए कि पहले वास्तविक भुजा 8 थी, 8 मान लिया, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये 8 तो ये 8 4 12 बन गया। मेरा कहने का मतलब ये कितना हो गया? 12। अब रख दीजिए, ये वाला 12 है, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 17, 28 माइनस 8 का क्यूब 512। क्या इन दोनों के अंतर 988 आएंगे? तो यूनिट डिजिट से भी पता चलेगा कि 988 नहीं आएगा, क्योंकि 8 में 2 जाएगा तो 6 लास्ट में कितना आएगा? 6, और यहाँ पर लास्ट में 8 है, तो ये बात तो यहाँ से नहीं हो सकती। कहने का मतलब 8 आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एक तो खत्म। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये 8 नहीं ले सकते हैं। चलिए, ये 8 आप यहाँ पर ये 8 नहीं ले सकते हैं, तो हम डायरेक्ट अब ऑप्शन पर, आप इसे ट्राई कर सकते हैं बारी बारी से रखकर। डायरेक्ट मैं 7 को रखता हूँ क्योंकि यही आंसर है। 7 4 11 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब
x को हमने कितना 7 ही मान लिया, x को कितना मान लिया 7, 7 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना 13 31 माइनस 7 का क्यूब 343। इन दोनों का अंतर देखिए, 11 में 3 गया 8, 12 में 4 गया 8 और 12 में 3 गया 9, 988 आ गया। इसका मतलब ये 7 वास्तविक भुजा थी, पहले की लंबाई जो थी 7 वास्तविक थी, है कि नहीं। यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर आप इक्वेशन निकालिए, यहाँ पर लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब, फिर द्विघात समीकरण कट उठ के आएंगे तो फिर बनाइएगा। नेक्स्ट चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं। ओके, ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। अगर 6 वर्ष पहले बड़ा वाला छोटे वाले की तुलना में 3 गुना बड़ा था तो ए और बी के बीच में से छोटा है, यानी जो छोटा है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए या तो इसको तरीके से कीजिए या थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का जो अंतर है वह 16 है, ये बात कन्फर्म है। 6 वर्ष पहले बड़ा वाला का आयु छोटे वाला, मान लीजिए बड़ा वाला ए है और छोटा वाला बी, ठीक, इन दोनों के यानी छोटा वाला का 3 गुना है, छोटा वाला का, ये अगर अनुपात में ये 1 है तो ये अनुपात में 3 है, और इनका अंतर दिया है 16 वर्ष। अंतर कितना दिया है 16 वर्ष। तो यहीं से हम अंतर देख लेते हैं, यहाँ कितने का अंतर 2 का अंतर, तो यहाँ पे कितना रियल में कितना अंतर दिया है 16 का अंतर दिया है, तो 1 का मान आपको यहाँ 8 मिला। तो यहाँ पर पूछा किसके हैं, जो छोटा है, जो छोटा है, तो 1 का मान 8, 1 का मान हमें 8 निकल गया। लेकिन ये कब का अनुपात है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कब का अनुपात है, तो 6 वर्ष पहले का अनुपात है। यानी कहने का मतलब ये जो उम्र निकला 8, यानी बी का जो उम्र निकला 8, तो ये कब का है 6 महीने पहले का है। तो 6 महीना इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कब हो जाए, यानी 6 वर्ष ऐड कर दीजिए तो ये 14 वर्ष वर्तमान उम्र हो जाएगी। ओके, या तो फिर आप यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पहले का भी अंतर हमने लिया 2 ही, और जबकि यहाँ पे बोल रहा है वर्तमान आयु का अंतर। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप हो या आपका कोई भाई हो, ओके, अगर आप अभी 10 वर्ष का है और आपका भाई मान लीजिए 20 वर्ष का है, तो अंतर कितने वर्ष का है 10 वर्ष का, है कि नहीं। लेकिन 10 साल बाद आप कितने का उम्र का होइएगा 20 वर्ष का, आपके भाई 30 वर्ष का। क्या अभी कितने वर्ष का अंतर है, अभी भी 10 वर्ष का अंतर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अंतर को वर्तमान के ही अंतर से तुलना कर दिया। क्या बात को समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको ओरिजिनल तरीके से करते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो इसका तरीका उस तरीके से करते हैं। ये तो है कि आप जल्दी कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर कहता है अगर 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष दोनों में घटा दीजिए तो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो a माइनस 6, ये बड़ा वाला है, a को हमने बड़ा माना है, ये बड़ा है, और फिर b माइनस 6, 6 वर्ष दोनों में घटेगा, ये छोटा वाला है, तो बड़ा वाला का 3 गुना आयु है, छोटे वाले का 3 गुना, इससे 3 गुना कीजिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो हमें ये पता है, तो यहाँ से a माइनस 6 बराबर 3b माइनस 18, तो a माइनस 3b बराबर माइनस 18, और ये 6 माइनस में तो इधर प्लस में 6, तो a माइनस 3a बराबर
यहाँ पे कितना हो जाएगा -12। ये क्वेश्चन सेकेंड। 10th में तो इस तरह का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए ही होंगे, तो आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो छोटे का पूछा है बी का जो मान निकलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। इसको भी मैं देखिए एक अच्छा तरीका बताऊंगा जो कि आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में, अगर आप मेरे तरीके से करना चाहते हैं तो। देखिए, सेम्स ने 4000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए और n वर्षों के बाद सेम्स को 1324 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो n का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर या तो ये वाला मेथड लगा सकते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? CI बराबर P × 1 + R/100/n ये होता है। या तो आप यहाँ पर ये फार्मूला लगाइएगा, फिर जाकर आप n का मान निकालिएगा। क्या यहाँ पर -p भी करना होगा, माइनस में p, तो ये फिर जाकर निकलेगा। लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम डायरेक्ट देखिए, मूलधन हमें दिया है, मूलधन हमें 4000 दिया है और रेट भी हमें यहाँ पर दे दिया है 10%। ओके, और यहाँ पर CI दिया है, यानी CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, जो दिया है 1324 रुपये, यही ना, 1324 रुपये। तो हम अमाउंट कह सकते हैं कितना होगा, CI प्लस मूलधन है कि नहीं, CI प्लस ये जो मूलधन है P, यानी P प्लस CI ये होता है। तो P का मान कितना है यहाँ पर 4000 प्लस CI कितना है 1324। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 3 5 5324 रुपये। ओके, अब हम यहाँ पर लेंगे मूलधन और अमाउंट का रेशियो, मिश्रधन का रेशियो, और इसी से हम आंसर के बारे में पता कर लेंगे। देखिए कैसे, हालांकि इतना तो हम समझाने के लिए बताएं, हालांकि यह सब कोई ज़रूरी नहीं था, बट समझाने के लिए। तो P कितना है 4000, अमाउंट कितना है 5324, ये है। इसको कटाइए, जिससे जिस भी संख्या से इस 4000 को कटाएंगे उसी संख्या से इसको भी कटाएंगे। तो मेरे उम्मीद से 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से ये 1000 बार में कट रहा है, और ये 4 से 13 चौके 52, 3 चौके 12, 4 तिया यहाँ पर 4 1 4, 1331 ये कट गए, 4 से ये दोनों कट गए। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है। तो यहाँ पावर घात कितनी आ रही है 3, घात कितनी आ रही है 3। तो यही आपका टाइम है, दोनों पर घात समान होनी चाहिए, दोनों पर घात समान है बिल्कुल, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कंफर्म कैसे करें कि हाँ 3 ही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 10 से जो है 13 हो रहा है, सॉरी 11 का क्यूब है, हमने 13 कर रहा है, 11 का ये क्यूब है 13, 10 से 11 हो रहा है। तो यहाँ से 10 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पर 10 पर, तो गुना 100। तो ये आपका रेट हो जाएगा। देखिए 10%, क्या रेट 10% दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 10% दिया। तो इसका मतलब जो भी घात यहाँ पर निकला है हमने सही मान, सही आंसर दिया या सही आंसर आया, क्योंकि रेट प्रूफ हो गया कि 10% है।
बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसका आंसर 3 वर्ष। हालांकि आप ऐसे इससे आप निकाल सकते हैं, इस फार्मूले पे फिट कीजिए और आंसर को लाइए। ये सब ओल्ड मेथड है जो कि अभी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है 1.5 एम्पियर की एक धारा को 10 ओम के एक प्रतिरोधक में बनाए रखा जाता है। 1 मिनट में प्रतिरोधक में अपव्यय हुई ऊर्जा क्या होगी 1 मिनट में? ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास I का मान दिया है 1.5 एम्पियर। ओके, R का मान दिया है 10 ओम और टाइम दिया है हमें 1 मिनट। मिनट में नहीं लेना, ये सब देखिए SI यूनिट में है तो हमें इसको भी SI यूनिट में लेना। तो 1 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे? 60 से। तो ये सेकेंड हो गया, है कि नहीं? बस ऊर्जा यानी प्रतिरोधक में अपव्यय ऊर्जा H बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? I² RT। ओके, मान पुट कीजिए। I कितना? 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5। R कितना? 10। T कितना? 60 सेकेंड। ओके, तो इतनी जूल आ जाएगी। इसको गुना कीजिए, ये 2.25 इंटू 600 जूल। लेकिन इसको और ज़्यादा गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12, 1 13, 13 50 और 2 जीरो है तो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, तो 1350 जूल आ गया। लेकिन जूल में आंसर नहीं है, यहाँ पर वाट है। अगर आप इतना करते हैं और आंसर दे देते हैं तो आपका ये गलत हो जाता है, 1350 गलत, क्योंकि ये जूल में निकला है दोस्त। और हमसे ऑप्शन जो दिया है वाट में दिया है, ऑप्शन जो दिया है वाट में। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब पर सेकेंड में हमें चेंज करनी होगी, पर सेकेंड में हमें चेंज करनी होगी। तो इसको चेंज करने के लिए 1350/60 गुना ये वाट में चेंज हो गया, घटाइए तो ये कितना आ जाएगा मेरे मिस से? 225 वाट। इसका आंसर कितना होगा? 22.5 वाट आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये जूल में रहता तब जाकर ये राइट आंसर होता है, जबकि यहाँ वाट में दिया है, इसलिए ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग को लगता होगा कि नहीं पहले जो हम कराते थे वो PDF से और वह कुछ रेलवे के स्टाइल में दिखता था, तो उस तरह से कराने में देखिए दोस्तों उसमें थोड़ा सा एरर आता था कि उतनी अच्छी से विजिबिलिटी नहीं हुआ करता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं वर्डपैड में और फिर इसको अलग बोर्ड पर करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है, सारा का सारा ऑफिशियल पेपर से लिया है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का पेपर है, आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि इसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चन लिया है, कुछ करंट अफेयर 1-2 को छोड़ दिया क्योंकि करंट अफेयर कोई मायने नहीं रखता है। और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन हुआ करते हैं, लेकिन 75 क्वेश्चन कराने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वीडियो समथिंग में 1.5 से 2 घंटे के बीच का बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा बोरिंग सा फीलिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ ताकि 2 वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं और बोर भी नहीं होंगे। ओके, तो इसलिए चलिए देखिए कीजिए इसको। एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। आधा टंकी के भरने के बाद 2 समान टैंकर और खोले जाते हैं, तो टैंक के शेष आधे हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? लगता है
आप पहले इस क्वेश्चन को रोक कर थोड़ा सा करने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए क्या हो पा रही है। अगर हो पा रही है तो अच्छी बात है, या आप देखिए आप कौन सा मेथड से बनाते हैं। यहाँ पर हम जो लगाएंगे टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता, यानी कुल कार्य बराबर, हिंदी में अगर लिखें तो कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता, समय गुने क्षमता। ये चीज हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगा रहे हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए इसको टाइम कितना है, यहाँ से अगर हम कुल कार्य निकालना चाहें, कुल कार्य निकालना चाहें तो कितना है, 12 घंटे है। और इसकी क्षमता को हम x मान लेते हैं। एक टैंकी को 12, एक टैंकर जो है एक टैंकी को 12 घंटे, नहीं टैंकर की क्षमता को हम x मान लेते हैं। तो 12 गुना x ये कुल काम हो गए, है कि नहीं। अब इसी काम को करवाना है किससे, आधा टैंकी भर देना है। ये टोटल काम है, यानी 12 गुना x ये टोटल काम है। इसका आधा कितना, 6 गुना x भर गया, यानी आधा टैंकी भरने के बाद 2 समान टैंकर और खोल दिए जाते हैं, यानी जो x क्षमता वाली है इसी तरह के 2 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब जो है अब जो इतना आधा काम हो चुका है, आधा काम बचा हुआ है, आधा काम यानी 6x काम बचा हुआ है, उस काम को जो करेगा 3 टैंकर करेगा सेम समान क्षमता वाला। तो इसका मतलब इस तरह के 3 टैंकर आएगा तो x 3x आएंगे, है कि नहीं, 3x आएंगे। तो टैंकर खोले जाते हैं तो टैंक के शेष आधे हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष आधे हिस्से को भरने में t समय मान लेते हैं, t समय लगेगा। अब इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, t का मान आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखिए 12x में 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x, क्योंकि इधर आकर माइनस में बराबर में क्या बचा, 3x इंटू टी। तो ये x से x खत्म, ये t 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में। तो 2 घंटा आसानी से यहाँ आंसर आपका आ गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप फिर करके देखिए, आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये आधा काम, ये आधा टैंकर है और यहाँ पर जो भराएगा आधा टैंकर भराएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर उसकी क्षमता है, हमें समय से निकालनी है, हमें कितनी समय लगेगा वो निकालना है। आधा काम करवाने में, कितना काम करवाने में, आधा काम। तो आधा काम ये, आधा काम ये है, तो टोटल पूरा काम हो गया 12 काम। तो दोनों साइड काम को हमने बराबर कर दिया और जाकर आपका आंसर आ गया। इस मेथड को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपकी समय की बचत होगी। हो सकता है आप कैसे करते हैं पता नहीं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, 2 भिन्न का योग 19/20 है, उनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए दोनों भिन्न का योग दिया है 19/20, उनमें से एक जो है 3/4 है, 3/4 है, दूसरी को मान लेते हैं x/y है और इनका योग जो है 19/20 है। दोनों का योग क्या है, 19/20। अब इसको सोल्व कर लीजिए, या तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो आप ऑप्शन पर ध्यान देकर इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1/1 का कभी एलसीएम, अगर यहाँ 1/1 होता तो क्या एलसीएम कभी 20 आ पाता, नहीं आ पाता। इस हिसाब से ये आंसर नहीं हो सकती। 10 अगर होता तो क्या, कहने का मतलब हाँ 20 आ सकती थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन है जो कि लास्ट नीचे में 20 आ सकता है यहाँ, लेकिन ये फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि 1/12, 3/4 और 1/12 का एलसीएम कभी 20 नहीं आ सकता है। बात समझ रहे, लेकिन इन दोनों का एलसीएम 20 आ सकता है, 1/10 और 1/5 का एलसीएम। लेकिन तो अब इसको सोल्व कीजिए, हालांकि हम तो इसको एक ही बार में कैलकुलेट कर लिए थे मान एज्यूम करके। हालांकि देखिए 3/4 को उधर लेते जाइए, 1 मिनट, इधर x/y को छोड़ दीजिए, इधर 19/20
20 माइनस 3/4। तो यहाँ पर कीजिए, देखिए क्या आता है। इन दोनों का एलसीएम कितना, 20। 20 को 20 से भाग दीजिएगा तो 1, और 1 गुना 19 कीजिएगा तो 19। भिन्न का घटाव तो जानते ही होंगे, ये तो हमें बताना नहीं पड़ेगा। 5 दिया 15, और इसको आगे कीजिएगा तो 4/20, तो यानी 1/5। यह आपका 1/5 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको कीजिए। हमने जितने भी इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसे साइड से एक और से ले लिया है। बाकी बात जीके और जीएस को लास्ट में कर दिया हूँ ताकि करने में आसानी होगी। 4/7 और 7/4 का योग है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग के लिए होमवर्क है, HW करके ऑप्शन दे दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, चलिए इसको करते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं एलसीएम मेथड से। ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं। फिर बी और सी, बी प्लस सी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। फिर सी प्लस ए मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60। कितना निकलेगा, 60। और यही 60 है टोटल वर्क। कितना है टोटल वर्क, जो हमने अभी यहाँ पर बताया। एक फार्मूला, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता एफिशिएंसी। तो ये टाइम है, ये टोटल वर्क है, और इधर जो निकलेगा वो आपका क्षमता निकलेगा। देखिए, तो 60 को 10 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 6। 60 को 15 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4। 60 को 12 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 5। ये ए प्लस बी की क्षमता 6 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, सी प्लस ए की क्षमता 5 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, 4 है। तो यहाँ से अब देखिए करना क्या है। अगर इधर सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2a, इन सबको जोड़िए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इन सब क्षमता को जोड़िए, कितना आएगा, 6 4 10 5 15, 10 5 15, ये आया। यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी, यही ना, तो बराबर 15। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 15/2। ये तीनों की क्षमता है, तीनों की मिलाकर क्षमता जो है 15/2 है। बात समझ रहे हैं? तो अब बोल रहा है कि उन्हें एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक साथ काम करवाना है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर फार्मूला क्या बनेगा, टोटल वर्क अपॉन क्षमता। कितनी क्षमता से करवाना हो तो टाइम निकालनी है। टोटल वर्क कितनी है, 60। टोटल वर्क कितनी है, 60। कितनी क्षमता से करवाना है, तीनों से करवाना है, और तीनों की क्षमता कितनी है, 15/2। 15/2, ये 2 उठकर ऊपर चल जाएंगे, है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से टाइम निकल कर आ जाएगा 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, 8 घंटा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 8 दिन है तो दिन में दिन है, यहाँ पर यहाँ दिन कर लीजिएगा, दिन 8 दिन। तो ये आसान तरीका है दोस्त निकालने का, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं तो। नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आप 1/a प्लस बी कीजिए, 1/a बी प्लस सी कीजिए, फिर उसे बनाइए। देखिए आपको कितना टाइम लगता है कि नहीं। नेक्स्ट
चलिए कहता है आवर्ती दशमलव प्राप्त होगा। किससे आवर्ती दशमलव प्राप्त होगा? आवर्ती दशमलव कहने का मतलब पॉइंट के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट होते रहे, यानी जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। तो यहाँ पर 9/90 है, तो इसका मतलब ये 1/10 है, ये 9/20 है, ये कटेगा तो नहीं, ये डायरेक्ट 9/20 है, और ये 9/70 है, और ये 9/40 है। तो इन सब में से आवर्ती दशमलव कौन सा हो? तो या तो आप भाग दे के देखिए कि कौन सा पॉइंट के बाद कुछ दूरी तक में स्थिर हो जाता है, या कौन सी संख्या इनमें से जो है कि आगे चलता ही रहेगा, बार बार रिपीट होते रहेगा, यानी जो आप बारंबारता वाला सवाल बनाते होंगे, रेकरिंग वाला, तो कौन सा होगा उस तरह से। तो हम यहाँ पर एक बात बताते हैं, जिसके भी नीचे में विषम संख्या आ जाए, जैसे कहने का मतलब भिन्न में अंश और हर होते हैं, अंश और हर होते हैं कि नहीं, हर के मल्टीपल में, हर में विषम संख्या हो जाए, कटाने पिटाने के बाद विषम संख्या हो, तो वह आवर्ती होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके हर में कटाने के बाद सम संख्या आ रही है कि नहीं, विषम संख्या नहीं है। जैसे विषम संख्या कहने का मतलब कि 3 सभी विषम संख्या नहीं, अभी 5 भी विषम है, यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या। अगर यहाँ पर लगा दें, अभाज्य संख्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या। हर में कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। 3 हो जाए, या आपका 7 हो जाए, या आपका 9 का मल्टीपल कोई हो जाए, 9 भी हो जाए तब पर भी नहीं चलेगा, या 11 हो जाए, 13 हो जाए, 17 हो जाए, नीचे में ये सब संख्या आ जाए तो वह आवर्ती दशमलव होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, तो इसमें तो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें देखिए, क्योंकि इसको अगर भाग भी आप लगाते हैं ना, तो ये 0.1 आता है, बस शांत। इसको भी भाग लगाइएगा तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 9/10 गुना 7 है, नीचे में 7 आ गया, इसलिए ये आवर्ती दशमलव है। नीचे में अभाज्य संख्या आ गया, इसलिए ये आवर्ती संख्या। ओके, 9/70। नेक्स्ट, हमारी वीडियो जो है ना, जो थोड़ा बेसिक से बिल्कुल कमजोर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि जो सीनियर होंगे वो तो कुछ ना कुछ इन सब तरीकों को जानता होगा, है कि नहीं। और अगर आप लोग कहीं टेस्ट वगैरह मारने जाते होंगे तो देखते होंगे कि बगल वाले पटापट बना रहे हैं, वो कौन सी तरीका का इस्तेमाल करता है? यही सब तरीके का इस्तेमाल करता है, जो आपको जल्दी समझ में नहीं आता होगा, और ना ही वो इस तरीके को कभी बताना चाहता होगा कि मैं सामने वाले को इस तरीके से बताऊं। वो पुराना तरीका चिपका देगा। अगर कमला नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है तथा रिया नीता के 50 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर है, तो कमला के संदर्भ में रिया कौन सी दिशा में होगी? ये प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मैं दिशा लिख देता हूँ। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। अगर कमला नीता के, तो नीता को हम सेंटर में मान लेते हैं कि यहाँ पर नीता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर नीता है। ओके, नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम किधर? इधर, ये दक्षिण ये पश्चिम, 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। ओके, कौन? कमला। कौन? कमला। क्या बात को समझ पा रहे हैं? और रिया नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व की ओर। नीता के दक्षिण पूर्व की ओर कितना? 50 मीटर।
ओके, तो रिया यहाँ पर कौन है? रिया। ओके, तो कमला के संदर्भ में रिया कौन सी दिशा में? तो कमला के संदर्भ में रिया किधर है? ये लाइन किधर जा रही है? पूरब की ओर। किधर जा रही है? पूरब की ओर। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा पूरब। ओके, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा देखिए, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ऊपर क्या दिया है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर दिए गए माह का 14वां दिन कौन सा होगा? तो कथन कर रहा है कि पहला कथन, माह का आखिरी दिन रविवार है। क्या इससे पता चल जाएगा कि 14वां दिन कौन सा होगा? इससे पता चलेगा कि 14वां दिन कौन सा होगा? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि देखिए महीना जो होता है, कोई महीना 28सा भी होता है, कोई महीना 29सा भी होता है, कोई महीना 30सा भी होता है, कोई महीना 31सा भी होता है। इसलिए कथन एक से तो प्राप्त नहीं हो सकता है कि माह का आखिरी दिन यानी 14वां दिन कौन सा दिन होगा। अगर ये पता रहता है कि हाँ ये 28सा महीना है या 29सा, तब पता कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा कह रहा है 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है। 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है। हाँ, 25वें दिन माह का चौथा शनिवार, इससे हम पता कर सकते हैं कि 14वां दिन कौन सा होगा। कैसे? देखिए 25वां दिन जो है शनिवार है, 25वां दिन शनिवार है, तो 14वां दिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 14 घटाएंगे तो 1 1 11, इसको 7 से भाग दे दें तो बच जाएगा कितना? 4। यानी 4 शनिवार से पीछे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वह कौन सा दिन होगा। नहीं, दूसरा से हम पता कर सकते हैं लेकिन पहला से नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल 1 कथन पर्याप्त नहीं। यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी बात इन सब ऑप्शन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे वीडियो से आपको समझ में नहीं आया दोस्त, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। वह विकल्प चुनिए जो शेष 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखें, रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे? W, देखिए यहाँ पर कैसे घूम रहा है, इधर से पकड़िए। W X Y Z L M N O, ये सीरीज चल रहा है। तो M यहाँ पर N होनी चाहिए थी, जो कि P है, यही गलत है। जैसे यहाँ पर देखिए F G H I है कि नहीं। तो ये सब सीरीज बिल्कुल ओके एक तरह से चल रहा है, लेकिन ये तीन नंबर जो है नहीं चल रहा है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको बड़ा भी कर देता हूँ, हो सकता है कि वीडियो में उतनी विजिबिलिटी ना हो। लीजिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कीजिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं। चलिए कीजिए, अगर y x का भाई है, चलिए करते हैं, x का भाई है कौन? y, तो y भाई है, इसका जेंडर पता चल रहा है कि ये पुरुष है, y पुरुष है, ठीक है। y z का बेटा है, ठीक है, z का बेटा है, तो बाप को ऊपर रखते हैं, तो z का बेटा है। z पिता है कि कौन है ये पता नहीं चला है, लेकिन z का बेटा जरूर है। ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर के बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। ओके, तो आगे देखिए, z का पिता x का है, z का पिता यानी z का कोई पिता होगा,
कोई ना कोई व्यक्ति जेड का पिता होगा, वह एक्स का कौन लगेगा? या तो दादा लगेगा या तो नाना लगेगा, या तो दादा लगेगा या तो नाना लगेगा, है कि नहीं? ये दो में से कोई लगेगा, तो इसमें सिर्फ दादा ऑप्शन में है, तो इसका दादा आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर ये माँ हुई तो इसका मतलब ये नाना लग जाएगा, अगर ये बाप हुआ तो इसका मतलब ये दादा लग जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि इसका जेंडर के बारे में पता नहीं, अगर इसमें नाना भी ऑप्शन देता तो नाना भी सही होता। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं अपनी वीडियो का उतना प्रचार नहीं कर सकता, जैसे ऐड वगैरह करता अपनी नहीं होता है कि बीच बीच में ये वो फलना निकलना, कितनी एक अच्छा लगता है सुनने में। जैसे बोलता है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा दूसरे के वीडियो में सुनते होंगे, लेकिन हमें उतना ये सब बोलने में नहीं लगता है। भले ही आप लोग समझदार हैं खुद ही कर सकते हैं, ये सब समझ सकते हैं। 42 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान ऊपर से 43वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? यानी कोई इस लाइन में टोटल 42 बच्चे हैं, 42 विद्यार्थी हैं, उनमें से ऊपर से इसका स्थान 23वां है, तो नीचे से इसका स्थान क्या होगा? नीचे से इसका स्थान क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा करना है 42 माइनस 23 प्लस 1, ये आपका आंसर है। कीजिए नीचे से निकालने के लिए, तो 42 एक 43 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 20, तो 20वां स्थान होगा, और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिर्फ इसी तरह कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, वह पुनरावर्ती प्रावर्तन जिसके कारण परिणाम स्वरूप ध्वनि का सातत्य होता है, ठीक है ना? तो किसके कारण? प्रतिध्वनि, गूंज, विरलन या प्रावर्तन कहलाता है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए गूंज और ये बात दोनों सेम है, इसी का मतलब ये गूंज है। यहाँ पर ये विरलन, ये कहने का मतलब ये सघन विरल का बात सुने होंगे कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब मायने नहीं रखता। इसमें प्रतिध्वनि के कारण होता है पुनरावर्तन। अगर कहीं आप बड़े से हॉल में बोल रहे हैं तो आपकी आवाज आपको ही सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ध्वनि का प्रावर्तन वहां पे हो रहा है, तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट, चलिए इसको बढ़ा देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा अलग करती है। जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल तो देखे ही होंगे, कुछ इस प्रकार से होता होगा, जिसमें 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 और 7 नीचे में होता है अलग से टेबल में। फिर इधर 1 से लेकर 18 तक आपका समूह होता है या वर्ग होता है, लेकिन बीच में एक इस तरह से लाइन बनता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये 18 टोटल 18 वो होता है, 18 घर होता है, इस तरह से बना होता है। पीरियोडिक टेबल तो देखे ही होंगे, जिसमें से आपको जिगजैग लाइन कहने का मतलब इस तरह से आपको लाइन दिखता होगा। ये इस तरह से एक अलग सा लाइन दिखता होगा। तो ये जो करता है, इधर धातु होता है, इधर क्या होता है? धातु होता है, और इधर अधातु होता है, अधातु। और अधातु को हम गैर धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर धातु। तो किसको अलग कर रहा है ये जिगजैग लाइन? धातु और अधातु को, गैर धातुओं को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट,
दोस्त अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक क्यों दौड़ता रहता है? ये क्वेश्चन फिजिक्स का ही 9th का फिजिक्स का है। विरामावस्था का जड़त्व उसे रोकने में कुछ समय लेता है। रोकने में, विरामावस्था में अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसका मतलब वो विरामावस्था में कहाँ है? गति की अवस्था में है कि नहीं? तो ये बात तो गलत है। गति का जड़त्व उसे दौड़ाते रहता है, ये बात सही है। लेकिन हम 9th और 10th का बात क्यों करते हैं? इसलिए हम 9th और 10th का बात करते हैं क्योंकि हमने कोचिंग में लगभग 3 से 4 साल तक 9th और 10th वाले को मैथ और फिजिक्स वगैरह नहीं, साइंस वगैरह पढ़ा है। इसलिए हमें ये सब टॉपिक और ये सब क्वेश्चन के बारे में पता है कि ये कहाँ का प्रश्न है। हालांकि और भी दूसरे क्लास में हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमें 9th के बुक में गति चैप्टर में देखने को मिलता है। बाकी बात ये सब नहीं हो सकती है क्योंकि हमें एक ही आंसर मिल गया, क्यों दौड़ते रहता है, यही बात पता है। यहाँ पर कह रहा है वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह रेखा को पार कर चुका है। नहीं, ये सब नहीं। सुनिश्चित करना होता तो डायरेक्ट वहीं क्यों ना रुक जाता। उसके जूते और जमीन के बीच घर्षण के कारण वह रेखा से आगे दौड़ता नहीं। उतनी भी घर्षण नहीं होती है कि वह फिसल कर आगे बढ़ते रहे। तो ये साइंस वाली बात यहाँ पर है, ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए, यहाँ से पता चलता है कि एग्जामिनर भी लड़कियों का फिरकी लेता है इस क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के यानी बॉयज गर्ल्स के अंदर है, ऐसे भी है लेकिन सभी नहीं। सभी बॉयज गर्ल्स के अंदर है। ओके, सभी गर्ल्स बंदरियां है। ये जितने भी गर्ल्स की लाइन है वह सभी के सभी बंदरिया है। बंदरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डंकी? नहीं, डंकी तो गधे को कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। बंदर, अच्छा मंकी है, बंदरिया नहीं तो मंकी है। यहाँ भी फिरकी ले रहा है एग्जामिनर, लड़कियों को बंदर बना रहा है। हालांकि उस हिसाब से लड़के भी बंदर बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी बंदर लड़के हैं। जितने भी मंकी का लाइन दिख रहा है, क्या ये हिस्सा, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, क्या ये हिस्सा बॉयज में आ रहे हैं, लड़के में आ रहे हैं? तो आप कहिएगा कि नहीं, ये हिस्सा लड़के में नहीं आ रहा। बाकी बात, ये सब हिस्सा आ रहे हैं लेकिन सभी नहीं आ रहे हैं। कुछ हिस्सा अगर कहता तो फिर सही होता है। सभी लड़के बंदर हैं। हाँ, जितने भी बॉय हैं वह सारे के सारे इस मंकी के अंदर आ रहे हैं और गर्ल्स के भी अंदर आ रहे हैं। तो ये बात सही है। इसका सिर्फ केवल 2 अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ब्रेड या केक को फुलाने के लिए उन्हें नरम और स्पंजी बनाती है? नरम और स्पंजी बनाती है। तो देखिए, जैसे ब्रेड, पावरोटी वगैरह देखे होंगे, केक वगैरह देखे, वो फुला होता है तो उसमें जो है CO2 गैस के कारण स्पंजी हो जाता है, क्योंकि उसमें खाने वाला सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा में जो होता है, बेकिंग सोडा का आपका फार्मूला NaHCO3, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो के वजह से, यानी जब आप आटा गूंथते हैं या आटा को सानते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, तो जब उसको सेका जाता है तो कार्बन
डाइऑक्साइड जो है उस पाउडर में फंस जाते हैं, जिसके वजह से वो स्पंजी या नरम हो जाता है। तो CO2 के वजह से, इसके वजह से CO2 के वजह से, लेकिन फूलता है किसके वजह से? नरम होता है CO2 के वजह से, लेकिन फूलता है किसके वजह से? बेकिंग सोडा के वजह से। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। ये साइंस का क्वेश्चन है। जब एक वस्तु बल की दिशा में 1 न्यूटन के बल के अंतर्गत 1 मीटर की दूरी तक चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगी? किया गया कार्य बराबर क्या होता है? F × S, यही तो होता है, बल गुने विस्थापन। बल कितना दिया है? 1 न्यूटन और विस्थापन कितनी? 1 मीटर। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल है कि नहीं? कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। तो 1 जूल। अगर इसको वाट में पूछता तो यहाँ पर भी 60 से आप भाग दे देते हैं तो ये वाट में निकल जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व डैश होता है, डैश होता है। तो क्या होता है? पानी से अधिक, अगर अधिक हो जाता पानी से तो फिर ये तैरती थोड़ी ना, ये तो डूब जाती। शून्य होता यानी पानी घनत्व शून्य होता, बर्फ का घनत्व, तो फिर ये ना तो ये डूबता ना ही ऊपर होता है कि नहीं? पानी के समान होता तो ये पानी के बीचों बीच रहता। जैसे कहने का मतलब, अगर ये मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, ये कोई आइस क्यूब है, तो इस तरह से दिखता। अगर घनत्व, ये मान लीजिए मैं 1 मिनट, ये पानी है, 3 कंडीशन हम बनाते हैं यहाँ पर। अगर पानी का घनत्व समान होता तो कुछ इस प्रकार से बनता। अगर अधिक होता तो वस्तु यहाँ पहुँच जाता। बर्फ का घनत्व अगर अधिक होता तो यहाँ पर रहता, है कि नहीं? अगर बर्फ का घनत्व कम रहता, मेरी बात को समझ, ये पानी है, ये पानी, तो बर्फ कुछ इस प्रकार से होता। तो यही तो बोल रहा है कि बर्फ पानी पर तैरता है, यही तो तैर रहा है। किसके वजह से? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम है, पानी से कम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिए। आपके मोबाइल में वैसा फंक्शन होगा कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जाकर देखिए, आप बढ़ा लीजिए। या तो आपको लग रहा है कि स्लो है तो आप बढ़ाइए, या स्पीड ज़्यादा स्पीड है तो आप स्लो कम कर लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। सचिन तेंदुलकर द्वारा लॉन्च किए गए नए एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या? ये करेंट अफेयर ही था 2017 का, और 2017 में इस ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप से क्या होता था हमें पता नहीं, लेकिन इस ऐप का नाम था 100 MB। ओके, ये करेंट अफेयर था, इसको हमने ले लिया है, देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए साइंस का क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं? हमने तो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर से ही लिया है और उसी पेपर से लिया। अब मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। अभी मैं नया ही बनाया हूँ, ज़्यादा उस पर नहीं मिलेंगे लोग, जुड़ सकते हैं जाके, वहाँ पर मैं PDF और क्वेश्चन वगैरह शेयर किया करता हूँ। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितनी होगी? तो यहाँ पर W बराबर जो आप सूत्र लगाइएगा F × S
इंटू कोस थीटा, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण। ओके, तो W यानी कार्य कितनी दी हुई है 20 जूल, F यानी कितना बल कितना दिया 20 न्यूटन, और विस्थापित कितना हो रहा है 2 मीटर इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसको कटाइए, इसको कटाइए, तो ये 2 यहाँ एक रह जाएगा, एक बार में कटेगा, तो ये क्या बनेगा 1/2 बराबर कोस थीटा। कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप सभी बोलिएगा कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका मतलब थीटा 60 होगी। क्या होगी थीटा 60। बात समझ रहे हैं? तो ये आंसर है। हालांकि ये सब सूत्र से रिलेटेड रहता है, अगर सूत्र याद रखते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए दोस्त, इस ऐप को आज हमने परचेस किया है क्योंकि इसकी फंक्शन हमें अच्छा लगा। तो आप लोग जान सकते हैं दोस्त, कमाई कोड़ी अभी कुछ है नहीं, फिर भी हम इसमें लगा दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आपको अच्छी वीडियो दे सकूं, है कि नहीं। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के एक जलीय विलयन में के माध्यम से विद्युत गुजारते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है, यानी NaCl को के जलीय विलयन में विद्युत गुजारते हैं, क्या विद्युत गुजारते हैं, तो क्या बनता है NaOH प्लस Cl2 रिलीज होता है। तो क्या बन रहा है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग यानी क्या कहते हैं कपड़ा वगैरह या किसी गंदगी वगैरह को साफ करने में, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, लाइन कट हो गया दोस्त, और मेरी सिस्टम लैपटॉप की बैटरी उतनी चलती नहीं है। कहता है कि PQR के लिए क्या कोड होगा, PQR के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर कैसे पता कर सकते हैं, कथन 1 से कि ABC और BCD को दर्शाता है, DEF और EFG। क्या इससे पता कर सकते हैं? चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। A से D गया है, इसका मतलब 3 ऐड हुआ, A का मान 3 और D का मान 4, A का मान 1 और D का प्लस वैल्यू 4, तो 3। B से लाइन आ गया, B से E गया है, B का मान 2 और E का मान 5, तो यहाँ भी 3 ऐड हुआ है, तो ये 3 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 3 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी हम 3 ऐड करके हम पता कर सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा। 1 से तो पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब इससे देखिए LMN से OPQ गया है, तो L 12 पर, O 15 पर, M 13 पर, P 16 पर, इससे भी पता चल जाएगा। तो दोनों से हम पता कर सकते हैं कि PQR का कोड क्या होगा। आप समझ रहे हैं? तो या तो आप 1 कह सकते हैं या 2। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग और बताइए इसका आंसर। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये रासायनिक विकास से संबंधित है। ओके, ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है दोस्त, याद कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल्स में मत जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, किस भारतीय अर्थशास्त्री की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू लिखी है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। ये भी पूछा ही क्वेश्चन था,
मैंने एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया। देखिए यहाँ पर उसका डायरेक्ट, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऐड करने में नहीं बनता है, इसलिए दोस्त मैं डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट मार कर इस पर लगा देता हूँ ताकि हमें उतनी जो है वो न करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 कॉलम में जैसा है उसी तरह यहाँ व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर जो किया है इसका गुना 14 गुना 12 अपॉन 2 बराबर 84 है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 84 आ जाता है, बराबर में क्या आ जाता है, इन दोनों को गुना कीजिए, उसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये वाला आएगा। इन दोनों को गुना कीजिए 18 गुना 9, इसको 2 से भाग दीजिए तो आपका 81 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, 81। उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों को गुना कीजिए तो वाट के स्थान पर हम x मान लेते हैं, गुना 11 अपॉन 2 बराबर में क्या आनी चाहिए 88, बराबर में 88 कीजिए। तो यहाँ से ये कितने बार ये कटेगा, ना 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 कटेगा तो नहीं। तो ऐसे देखिए यहाँ भले 11 से कट जाएगा, 11 8 88, तो x बराबर 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। हालांकि आप अंदाजी भी बना सकते हैं अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो। मैंने फास्ट कैलकुलेशन का कई वीडियो बनाया है, लेकिन देखिए दोस्त अब सब चीज़ तो फास्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हो सकता है कि नहीं। सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। मैंने एक डायलॉग भी बहुत दिन पहले बनाया था और बच्चों को कहा भी करता था जब हम कोचिंग में पढ़ाते थे। मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया है, ओके। तब हम कहते थे मंजिल मिले या ना मिले चलते रहिए, क्या पता वास्को डी गामा की तरह आप भी कुछ खोज लीजिएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये सिर्फ बच्चों को ऐसे हम बोला करते थे, पता नहीं इसका क्या मीनिंग है। उस विकल्प को चुनिए जिसका संबंध निम्न आकृतियों की श्रृंखला से, तो इनमें से भिन्न आकृतियां चुननी है, श्रृंखला से में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ढूंढिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोशिश कीजिएगा रोक के ढूंढने का। चलिए मैं इसका कारण बताता हूँ। देखिए सेम टू सेम फिगर आसपास में है, यहाँ पर जी यानी ओ के सामने ओ है, ये डॉट के सामने डॉट है, ये स्टार के आसपास स्टार ही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो कि आमने सामने या अगल बगल हो। एक्स के सामने देखिए यहाँ पर ऐसे तिराकोनी है, लेकिन हमको तिराकोनी नहीं लेना है, यहाँ पर पकड़ना है कि आमने सामने यानी अगल बगल में हो, अगल बगल में कोई ना कोई फिगर होनी चाहिए, जबकि इसमें सभी के सभी अलग हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए ये पीडीएफ का है ना, तो धुंधला आपको ये क्वेश्चन नजर आता होगा। आप उन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए उनसे ये आपको अलग दिखता होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट उसको वर्ड पैड में कन्वर्ट करके ला देता हूँ ताकि आसान हो जाता है और दिखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, सारे वही क्वेश्चन रहता है। बोलिएगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करने का कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग के कमेंट के बाद, उससे पहले नहीं। देखिए कहता है कि उस सही समूह को चुनिए जो निम्न वेन आरेख को दर्शाता है। तो यहाँ पर घास खाने वाले पशु गाय हिरन है, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, वेन आरेख बनाना चाहें, तो पशु के अंदर गाय और हिरन दोनों आएंगे। पशु के अंदर यानी घास खाने वाले पशु के अंदर घास खाने वाले, ये घास खाने वाले, ये डायग्राम है घास का, और ये जो कि गाय भी खाएंगे, ये जो है हमने बनाया, कहने का मतलब सी, और इसके अंदर में गाय और हिरन,
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो इस तरह से ए और बी बनता है। इसका डायग्राम ये बनता है, ना कि ये वाला। हमें ये वाला डायग्राम से मैच करना है। जैसे यहाँ पर पशु का फिगर हमने बनाया। ओके, पशु का फिगर बनाया, यानी इसको हम ले लेते हैं ए, या तो कुछ भी सी ही ले लीजिए। इसके अंदर बकरी और भैंस दोनों आ जाएंगे। बकरी और भैंस यानी घास खाने वाले बकरी भी होते हैं और भैंस भी होते हैं। तो ये ए और बी कर सकते हैं। तो कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। मांस खाने वाले पशु बाघ या गाय। तो देखिए मांस खाने वाले को हम जो है कि कुछ भी मान लेते हैं ए, और क्या बाघ मांस खाता है? तो खाता है, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा बी। और गाय मांस खाता है? नहीं, तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से फिगर कहाँ पर है? यहाँ, यानी इसी से इस प्रकार का फिगर इससे बन रहा है, हालांकि इससे नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए मांस खाने वाले पशु, यानी इसका भी फिगर इन दोनों के तरह बन जाएगा। तो ये डायग्राम जो है 3 नंबर से मैच करेगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में घुसा ही देता है। मैंने देखा है दोस्त, मैंने भी एनटीपीसी और सीबीटी दोनों का एग्जाम दिया और दोनों का एग्जाम निकाला भी है। विश्वास ना हो तो बोलिएगा, मैं आप लोगों को रोल नंबर, रोल कोड सब दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिसका एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों हमने निकाला है। मानव शरीर में विभिन्न खनिज का वितरण क्या होगा? तो यहाँ पर इस तरह से दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और आयरन। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, और आयरन का सिंबल ये वाला है, ये वाला नहीं, कुछ ये वाला, इसमें भी देखिए धुंधला दिख रहा है, ये आयरन का है, ये आयरन का, और ये 25% है और यहाँ पर 40% है। ओके, अब ओके तो पूछ रहा है कैल्शियम और आयरन का अनुपात। कैल्शियम कितना? 40, आयरन कितना? 25। इसका दोनों का अनुपात, यानी कैल्शियम और आयरन, या एफ ही कर सकते हैं। तो 5 से 8 बार 25 यहाँ है, और 5 से 5 बार 8:5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 8:5 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर आपने ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो आपको तो ये पता ही होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट में मैंने लगाया है सिंबल सब्सक्राइब का, अपने लोगों का, इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर अभी तक आप लोग देखें उसके लिए धन्यवाद आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो आपको सब्सक्राइब करने से हमें कोई फ़ायदा होने वाले हैं नहीं, है कि नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए हमने जो मेहनत किया वो सामने वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भाई दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और भी मैं चाहूँगा कि और भी कोशिश करूँ और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आप लोगों की हित के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए बाकी बात आप लोग समझदार हैं। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।